दोस्तों हमारे इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है 1914 में, जब विश्व की दो महान शक्तियां एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स आपस में युद्ध स्टार्ट कर देते हैं। अब ये युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहलाता है क्योंकि वर्ल्ड की मैक्सिमम शक्तियां यहां पे इंक्लूड थी। सवाल ये एलाइड पावर्स में कौन कौन था, तो आप देख रहे हैं एलाइड पावर्स में रशिया था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान था। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रो हंगेरिया, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर थे। लेकिन अब ये युद्ध धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब सवाल यह है, भारत तो इस युद्ध में कहीं भी था ही नहीं, लेकिन फिर भारत के ऊपर इस युद्ध का इंपैक्ट क्यों आया? तो देखिए, भारत तो शामिल नहीं था, लेकिन ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल था। अब ब्रिटेन क्योंकि इस युद्ध में शामिल था और ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी इंडिया उस टाइम पे ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर भी इस युद्ध का पूरा पूरा इंपैक्ट आया। क्या करें, इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रिटेन्स पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था और इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन की, इसीलिए इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट आया। अब सवाल यह है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आया? तो इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। तो देखिए क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था क्योंकि ब्रिटिश आर्मी यहां पर लड़ाई लड़ रही थी। अब ब्रिटिश आर्मी को धन चाहिए था, मनी चाहिए थी, तो इसको फाइनेंस कराने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको इंक्रीज कर दिया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। यही नहीं, जो गुड्स के प्राइजेस थे, प्राइजेस ऑफ गुड्स डबल्ड हो गए बिटवीन 1913 टू 1918, यानी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यही नहीं, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, यानी ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में जो गांव में लोग थे वहां पे फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, यानी जबरन भर्ती कर रहे थे अंग्रेजी सेना में। अगर हम बात करें, यही नहीं, 1918-19 में और 1920-21 में क्रॉप्स फेल्ड हो गई, यानी कि अंग्रेज ही नहीं, प्रकृति भी यहाँ पे भारत के ऊपर क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी। आप देख रहे हैं क्रॉप्स फेल्ड हो गई, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पे क्रॉप्स फेल्ड हुआ। अब इस क्रॉप्स फेल्ड हुई, इसकी वजह से क्या देख रहे हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की बहुत ज्यादा क्या हो गई, एक्यूट माने बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। यही नहीं, क्या हुआ, मैनी पीपल्स डाइड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी इसी टाइम क्या आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। और बात करें अगर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 में जो सेंसस हुआ वो ये बताता है अप्रॉक्स 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक, यानी जो एपिडेमिक आया और उससे पहले जो क्रॉप्स फेल हुई उनकी वजह से लगभग 13 मिलियन पीपल इंडिया के क्या हो गए थे, मर गए थे। तो ये पूरे पूरे इंपॉर्टेंस पॉइंट रहे हैं। अब सवाल ये है, जब इतनी सारी परेशानियां चल रही थी तो भारत को एक ऐसे व्यक्ति की नीड थी जो कुछ अलग करता। तो यहीं पे एंट्री होती है द ग्रेट महात्मा गांधी की। देख रहे हैं, द मैन ऑफ पावर, महात्मा गांधी की एंट्री होती है। जनवरी 1915 में गांधी जी रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी जो महान व्यक्ति आप देख रहे हैं महात्मा गांधी, ये साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ जाते हैं। कब? 1915 में। और ये अकेले खुद नहीं आए, ये अपने साथ सत्याग्रह का विचार लेके आए। अब सत्याग्रह क्या है? द आइडिया ऑफ नॉन वॉयलेंस, यानी क्या, नॉन वॉयलेंस नहीं, नॉन वॉयलेंस, यानी कि वॉयलेंस नहीं करना है। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वॉयलेंस क्या था, यानी फाइट विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स, बिना वेपन्स के हमें लड़ाई लड़नी है। और ऐसे कैसे करेंगे? द पाथ ऑफ ट्रुथ अपनाएंगे, सत्य का मार्ग अपनाएंगे, एंड पीसफुल मैनर, और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे हम लोग। तो ये कहानी गांधी जी की रही। अब जब बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने ये सत्याग्रह क्या इंडिया में स्टार्ट किया? नहीं, इन साउथ अफ्रीका 1906, यानी 1906 में साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, है ना। तो गांधी जी ऑर्गेनाइज हिज फर्स्ट सत्याग्रह। अगर ये आपसे पूछा जाए गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह कहां पे किया, तो साउथ अफ्रीका में किया। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रेसिस्ट सिस्टम, यानी क्या, जो रंगभेद के खिलाफ जो कानून था वहां पे, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और आप देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन के कुछ सीन्स हैं, और यहां पे आप देख रहे हैं पब्लिक कितनी तालियां बजा रही है, यानी इस
जो क्योंकि ये उन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ मूवमेंट किया ये सक्सेसफुल रहा था, तो इसी के लिए गांधी जी के लिए ये सब लोग क्या बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गांधी जी की प्रशंसा की जा रही है। अब सवाल ये है, इंडिया की बात करें अगर, तो गांधी जी जब इंडिया में आए तो सबसे पहले इन्होंने जो सत्याग्रह किया है वो क्या है, चंपारण बिहार में 1917 में। क्या याद रखना है आपको, गांधी जी ने चंपारण बिहार में फर्स्ट सत्याग्रह किया है 1917 में। अब किया क्यों, देखिए जो यहाँ के किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। परेशान क्यों थे, क्योंकि इंडिको जो अंग्रेज है, ये देखा, ये जो अंग्रेज बैठा हुआ है ये इन किसानों से कह रहा था कि आपको इंडिको की खेती करनी है। अब देख रहे हैं इंडिको की खेती करनी है ना। अब इंडिको क्रॉप की खेती करनी है। अब दिक्कत यहां पे क्या है, जहां भी इंडिको की खेती की जाती है वो जो जमीन आप देख रहे हैं पूरी पूरी वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है, यानी उस जमीन पर आप कुछ टाइम के लिए कुछ और खेती नहीं कर सकते। तो इससे पीसेंट बहुत ही परेशान थे, किसान बहुत ही परेशान थे। अब इतना ही नहीं, जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को बहुत लो मनी देते थे, यानी एक तो इंडिको खेती कराएंगे और पैसा भी बहुत कम देंगे। तो इससे जो किसान थे वो बहुत गुस्से में आ गए थे, मुट्ठी बंद है इनकी सबकी, तो बहुत गुस्से में थे कि हम क्या करें। तो यहीं पे महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी आते हैं और इंस्पायर्ड पीसेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी इन किसानों को समझाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाइए और इस सिस्टम से बाहर निकल के आइए। अंततः गांधी जी की बातों को सुनकर के सभी किसान मान जाते हैं और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह क्या रहता है, सक्सेसफुल रहता है, किसानों को कुछ हद तक शांति मिलती है। अब जो दूसरा सत्याग्रह है वह गुजरात, यानी क्या, खेड़ा गुजरात में किया गांधी जी ने। कब किया, 1917 में। 1917 में, पहला भी 1917 में था और ये भी 1917 में आ रहा है। कहां पर, खेड़ा गुजरात के अंदर। अब यहां पर कहानी क्या थी, देखिए खेड़ा गुजरात में जो किसान आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेग एपिडेमिक आ गया था और क्रॉप फेल हो गया था इसकी वजह से, यानी कि क्रॉप फेल हो गया, एक प्लेग एपिडेमिक महामारी भी आ गई। अब इन दोनों बातों की वजह से, क्योंकि क्रॉप फेल हो गया और प्लेग एपिडेमिक हुआ, इन दोनों बातों की वजह से जो किसान थे वो अनेबल थे रेवेन्यू देने के लिए, यानी वो अंग्रेजों को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और अंग्रेज उनसे जबरन रेवेन्यू लेना चाहते थे। तो यहीं पर एंट्री होती है फिर से महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी क्या करते हैं, इन पीसेंट्स को फुल सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं पीसेंट्स को। और गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी लॉन्च कर देते हैं अपना सेकंड सत्याग्रह एंड डिमांड फॉर रिलैक्सेशन। ये जो रेवेन्यू ये लोग नहीं दे पा रहे थे इसके रिलैक्सेशन के लिए गांधी जी डिमांड करते हैं और अंततः गांधी जी को यहां भी सक्सेस मिलती है और गांधी जी का यह आंदोलन भी कैसा रहता है, सक्सेसफुल रहता है। अब गांधी जी अपना तीसरा सत्याग्रह 1918 में करते हैं। कहां पे, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात, देखिए अभी तक के दोनों सत्याग्रह किसानों के लिए किए गए थे, लेकिन जो अहमदाबाद गुजरात का सत्याग्रह था ये वर्कर्स के लिए किया जा रहा था। ये देख रहे हैं वर्कर्स खड़े हुए हैं, ये बेचारे वर्कर्स बहुत परेशान थे क्योंकि ये जिन कॉटन मिल्स में काम करते थे वहां वर्किंग कंडीशंस बहुत बैड थी, इनको पैसा भी बहुत कम मिलता था। क्या था, द कॉटन मिल वर्कर्स रिसीव वेरी लो वेजेस, इनको बहुत कम पैसा मिलता था। और दूसरा क्या हो रहा था, पैसा तो इनको कम मिलता था और जो गुड्स के प्राइजेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि इनका जो वेजेस हैं वो मोर किए जाएं, वो ज्यादा किए जाएं। अब गांधी जी आए यहां पर, गांधी जी ने सपोर्ट किया इनको और गांधी जी ने फुल सपोर्ट किया और गांधी ने थर्ड सत्याग्रह स्टार्ट किया और इनके वेजेस को इंक्रीज करने की बात रखी। अंततः यहां भी गांधी जी को सक्सेस मिली है और अभी तक यानी हमने देखा 3 सत्याग्रह उन्होंने किए हैं और तीनों सत्याग्रह सफल रहे। अब देखिए हुआ क्या, जब गांधी इस तरह के सत्याग्रह चल रहे थे तो अभी अंग्रेज को देखिए कितने गुस्से में है, इसको बहुत ही गुस्सा आ चुका है यहाँ पे। और ये अंग्रेज क्या करते हैं, एक रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, रॉलेट एक्ट। तो आपको याद रखना होगा ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। अब सवाल यह है कि एक्ट पास कैसे हो गया। इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया। अब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, ये उस टाइम की ब्रिटिश संसद थी। अब ये एक्ट क्या था, दिस एक्ट गिव द एनॉर्मस पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी और
यानी उन्होंने क्या स्थिति प्रदान की, इस एक्ट ने कहा कि कोई भी इंडियन किसी भी रिवर्शनरी एक्टिविटीज में पाया जाता है तो आप देख रहे हैं जेल में डाल दिया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये जेल है, इसमें इंडियन को डाल दिया जाएगा। अब क्या है, और ऐसा क्या होगा, 2 years इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी ट्रेल, यानी क्या, वो केस भी नहीं लड़ पाएगा, वो कोई केस नहीं लड़ पाएगा, बस उठा के उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपना केस भी नहीं लड़ पा रहा और जबरदस्ती उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये कानून तो बहुत ही खराब कानून हुआ, और इसीलिए इस कानून को ब्लैक लॉ भी बोला गया है। क्या बोला गया है, ब्लैक लॉ भी बोला गया। अब सवाल ये है कि अगर ब्लैक लॉ आया तो क्या ये सही था? बिल्कुल खराब था, क्योंकि इस एक्ट ने पावर दे दी थी किसी को भी, यानी क्या, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी इंडियन को उठाकर 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। अब सवाल ये कि गांधी जी चुप रहेंगे, तो यहां पर फिर गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है, कैसा बेकार एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आ गई है, तो गांधी जी फिर से एक बार पिक्चर में आते हैं। गांधी जी लॉन्च हिज सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह लेके आते हैं, जिसका नाम होता है रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम था, रॉलेट सत्याग्रह। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये जो रॉलेट सत्याग्रह है ये फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था, यानी इससे पहले आपने देखा कि चंपारण में हुआ, खेड़ा में हुआ, गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में हुआ और कई हुए, लेकिन वो नेशन वाइज नहीं थे। ये वो एक्ट है जो फर्स्ट नेशन वाइज सत्याग्रह चला, यानी पूरे देश में ये सत्याग्रह चला। अब गांधी जी ने इसके लिए क्या प्लान बनाया, गांधी जी कहते हैं 6 अप्रैल को इसको स्टार्ट करेंगे। गांधी जी स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को एक हड़ताल द्वारा, हड़ताल स्ट्राइक, यानी हड़ताल कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, वो स्टार्ट की जाएगी। अब स्ट्राइक क्या होगी, हड़ताल में क्या होगा, जो रेलवे था उनको बंद कर दिया गया, दुकानों को बंद कर दिया गया और जगह जगह स्ट्राइक की गई, रैलीज भी निकाली गई। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा। अब सवाल यह है कि ये कार्यक्रम चल रहा था तो अंग्रेज जो थे वो नाराज हो गए, जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया, जो लोकल लीडर्स हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया अमृतसर पंजाब में, और जो गांधी जी हैं उनकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी। गांधी जी को मना कर दिया गया, आप दिल्ली में नहीं आ सकते। कार्यक्रम आगे चलता रहा। इसी साथ साथ क्या हुआ, यहां तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, यानी कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने उनके ऊपर क्या कर दिया, फायर कर दिया। क्या कर दिया, फायर कर दिया। अब जैसे ही फायर हुआ तो इससे बहुत दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस, यानी क्या, जो लोग थे वो गुस्से में आ गए, उन्होंने पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशन पे अटैक करने शुरू कर दिए। स्थिति बहुत बुरी होती चली गई और जगह जगह मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी मिलिट्री को रूल दे दिया गया। अब मिलिट्री के जो हेड थे वो थे जनरल डायर। देखिए कितना खतरनाक व्यक्ति है ये, कितना बेकार व्यक्ति है, शक्ल से आप इसको देख रहे हैं। जनरल डायर ने कमान संभाल ली, यानी मार्शल लॉ लगाया गया, जनरल डायर ने कमान संभाल ली। अब जनरल डायर के साथ आगे क्या कहानी हुई है, देखिए ये है जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग में। देखिए बहुत सारे लोग, ये कितने लोग खुश हैं, ये सब लोग एक मेले में शिरकत कर रहे थे। मेला बैसाखी का था, ये बैसाखी का मेला था। क्या देख रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ द पीपल केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। ये जो आप सब लोग देख रहे हैं, एनुअल बैसाखी मेले में आए हुए थे। घटना कब की है, ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 को इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, ये सब मेले में शिरकत करने के लिए आए हुए थे। ओके, लेकिन हुआ क्या, जनरल डायर को पता लगा कि यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पर जो लोग हैं वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग आप देखे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, लेकिन सारे लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो बेकार व्यक्ति है जनरल डायर, ये जो बेकार आप चेहरा देख रहे हैं, ये जो चेहरा है जनरल डायर, इसने क्या किया, गांव नहीं, जो बाग था उससे निकलने के सारे एंट्री को, उससे बाहर निकलने के सारे जो रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया उन्होंने, ब्लॉक कर दिया। यानी अब कोई बाहर से बाहर नहीं आ सकता है, और अपनी मिलिट्री के साथ वो इस मैदान में घुस गया है। और इस मिलिट्री ने क्या कर दिया, बंदूकों से गोलियां मारना स्टार्ट कर दिया है, गोलियां मारना स्टार्ट कर दिया। और आप देख रहे हैं जब गोलियां निकली
तो बहुत सारे लोग मर गए। यहाँ पर छोटे बच्चे, महिला सब जवान मरे। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, बहुत सारे लोग मर गए। अब सवाल ये, जब ऐसा हुआ तो जैसे ही ये न्यूज, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला स्प्रेड, ये न्यूज फैली, लोगों को गुस्सा आ गया। नॉर्थ इंडिया में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, गैदर्ड ऑन रोड्स, स्ट्राइक शुरू हो गई हैं, क्लैशेस विद पुलिस से झड़प शुरू हो गई है, अटैक्स ऑन बिल्डिंग्स पे लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। अब जब इंडियंस ने ऐसा किया तो ये अंग्रेज, आप देख रहे हैं जो अंग्रेज है, इसको भी बहुत गुस्सा आया और इन्होंने भी इसको बहुत बुरी ढंग से इस सत्याग्रह का रिप्रेशन शुरू कर दिया। क्या क्या करवाया? रब देयर नोजेस, इंडियंस को मजबूर किया गया कि वो अपनी नाक को रब करें, नोजेस को सड़क पर, और रगड़ कर चलने के लिए मजबूर किया गया और लोगों को सलाम मारने के लिए कहा गया है। लोगों इंडियंस पर कोड़े बरसाए गए और जगह जगह बम भी गिराए गए हैं, जगह जगह बम गिराए गए। अब सवाल यह है, जब कहानी ऐसी बनती चली गई, इंडियंस को भी गुस्सा था, इंडियंस ने क्या किया है, स्ट्राइक की है, क्रशिश की है, पुलिस के हाथ में अटैक्स किए हैं। उधर अंग्रेज भी पूरा वॉयलेंस का सपना रहे थे। तो गांधी जी तो कभी भी वॉयलेंस चाहते ही नहीं थे, तो इसीलिए नेवर वांटेड वॉयलेंस, गांधी जी कभी भी क्या ये वॉयलेंस नहीं चाहते थे। अब गांधी वॉयलेंस नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में वॉयलेंस यानी जब बढ़ने लगा, तो इस वॉयलेंस को देखते हुए, क्योंकि वॉयलेंस स्प्रेड हो रहा था, तो इस वॉयलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, ये जो मूवमेंट था इसको ऑफ कर दिया, इसको वापस ले लिया। अब सवाल ये है, गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि हमें एक बिग मूवमेंट की जरूरत है, यानी क्या जो सत्याग्रह चलाया गया वो ठीक है, लेकिन इससे बड़े हमें मूवमेंट की जरूरत है। अब गांधी जी ये भी जानते हैं अच्छी तरह से, गांधी जी जानते हैं ये अच्छी तरह से कि इंडिया में अगर कोई मूवमेंट चलाना है तो बिना हिंदू और मुस्लिम के एक हुए बिना वो नहीं चल सकता। तो गांधी जी सोचते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए, इन दोनों को क्या किया जाए, एक किया जाए। अब सवाल ये है, हिंदू और मुस्लिम एक कैसे होते हैं, आगे कहानी में देखिए। देखिए बेसिक है क्या, जो हिंदूज हैं डियर, वो स्वराज चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वराज। स्वराज मीन्स क्या हो गया है, इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस किससे? ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस। तो यानी ये फाइट किससे लड़े थे? जो हिंदू थे वो लड़ाई किससे लड़ रहे थे? ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं देखिए जो मुस्लिम्स हैं, इनका एक मुद्दा चला था, खिलाफत इशू चल रहा था। किसका? खिलाफत इशू। अब ये खिलाफत इशू क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटेन एक तरफ था और दूसरी तरफ था टर्की या तुर्की। अब जो टर्की का हेड था उसे कैलिफेट बोलते हैं। कैलिफेट यानी कि खलीफा, यानी कि खलीफा। अब ये जो खलीफा था, सारे के सारे मुसलमान इनको, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान इनको अपना हेड मानते हैं और इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनका बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। इनका क्या करते हैं? बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे रूमर्स फैलने लगे कि जो ब्रिटेन है वो बहुत हार्श ट्रीटी, हार्श संधि किसके ऊपर थोपने वाला है? वो थोपने वाला है खलीफा के ऊपर। अब अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, उसमें इंडिया के मुसलमान, ये इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अटैक होगा। तो ये लोग भी क्या हो जाते हैं? ये लोग भी अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो हिंदूज हैं वो भी ब्रिटिश के खिलाफ हैं और जो मुस्लिम्स हैं अब वो भी ब्रिटिश के खिलाफ हैं। तो गांधी जी को एक गुड अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट बोथ कम्युनिटी, यानी क्या, गांधी को ऐसा लगता है कि अब हम हिंदू और मुसलमान को, दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो दुश्मन है वो एक हो चुका है और वो है अंग्रेज। अब इस बीच में क्या होता है, मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी गठित होती है। इसमें बहुत सारे मुसलमान शामिल होते हैं, लेकिन ये जो कमेटी है इसमें मेन रूप से दो लोग शामिल थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। यानी ये दोनों भाई मिलके खिलाफत कमेटी को क्या करते हैं? गठित करते हैं और ये डिस्कशन करते हैं किससे? गांधी जी के साथ में, क्या कोई मास एक्शन स्टार्ट किया जा सकता है अंग्रेज के खिलाफ? गांधी जी कहते हैं बिल्कुल यस, किया जा सकता है। क्यों कहते हैं गांधी जी किया जा सकता है? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने खिलाफत के मुद्दे को सॉल्व कर लेना, यानी जो मुसलमान हैं वो अपने खिलाफत के मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे और जो हिंदू हैं उन्हें स्वराज मिल सकता है। तो गांधी जी यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और गांधी सब मिल जाते हैं और मिलने के बाद में ये एक नई तरह का आंदोलन शुरू होने लगता है। अब सितंबर 1920 कांग्रेस का एक सेशन कलकत्ता में होता है और गांधी यहाँ पे सभी लीडर्स को क्या कर लेते हैं? कन्वेंस कर लेते हैं
एक न्यू मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें खिलाफत भी शामिल होगा और स्वराज भी शामिल होगा। स्वराज हिंदुओं का होगा और खिलाफत मुस्लिम्स का होगा, दोनों मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है जी, तो एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन, नॉन कॉर्पोरेशन नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। अब सवाल यह है, वाई नॉन कॉर्पोरेशन, वाई नॉन कॉर्पोरेशन? नॉन कॉर्पोरेशन मींस क्या, सहयोग ना करना, नॉन मींस ना करना। तो गांधी जी बहुत पहले ही 1909 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज में, उसमें गांधी जी ने बताया कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस। वो कह रहे हैं भारत में अगर ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि इंडियंस ने उनको कॉर्पोरेट किया है, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, और वो आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडियंस कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। आगे कहते हैं गांधी जी, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ईयर। गांधी जी कहते हैं अगर इंडियंस ऐसा कॉर्पोरेशन करने से मना करते हैं, उनको सहयोग देने से मना करते हैं, तो एक साल के अंदर ही क्या हो जाएगा, ये जो ब्रिटिश साम्राज्य कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज वुड कम, और स्वराज का जो हमारा मुद्दा है वो हम हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो हिंदू यानी गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली मिलके काम कर दे पूरे इंडियंस के लिए, इनको समझाया कि नॉट टू कॉपरेट, नहीं कॉपरेट करना है, किससे, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है। और यहीं से सब लोगों की बात समझ में भी आती है और सब लोग गांधी जी के साथ जुड़ने लगते हैं। अब क्या हुआ, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड बी इन दिस मैनर। गांधी जी कहते हैं मूवमेंट कैसे होगा, ये मूवमेंट आगे कैसे चलेगा। तो देखिए ध्यान से, ये मूवमेंट आगे कैसे चलेगा। गांधी जी कहते हैं सबसे पहले तो जो टाइटल्स हैं, जो अंग्रेज सरकार ने टाइटल्स दिए हैं, गवर्नमेंट ने, अंग्रेज सरकार ने इंडियंस को टाइटल्स दिए हैं, उनको सरेंडर करना होगा। फिर और क्या करना होगा, बॉयकॉट करना होगा, है ना। किसका बॉयकॉट करना होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज का बॉयकॉट करना होगा। अब एक गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या किया गया, सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का, फॉरेन गुड्स का, सबका बायकॉट करना होगा। फिर क्या होता है, देन इन केस द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन और फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। वो गांधी जी इतने ही कहते, वो कहते हैं हमें कॉर्पोरेशन नहीं करना है, और गांधी जी आगे कहते हैं कि अगर जो अंग्रेज हैं वो नहीं मानते हैं तो हम सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन भी चलाएंगे, यानी कि अंग्रेजों की बातों की अवहेलना भी की जाएगी अगर यहां पर अंग्रेज नहीं रुकते हैं। ओके।